नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिसार प्रशासन और किसानों में सुलह हो गई है। 2 घंटों तक चली मैराथन बैठक में पुलिस ने किसानों पर दर्ज किए गए केसेस को वापस लेने के लिए हामी भर दी है। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे। 26 सदस्यीय दल किसानों को और हिसार रेंज के आईजी, डीसी और एसपी समेत कई किसान नेता मीटिंग में शामिल थे। हिसार के लघु सचिवालय में किसानों और प्रशासन के बीच ये पूरी मीटिंग हुई। किसानों की तरफ से किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी मौजूद रहे। दरअसल किसानों पर हुए मुकदमों को लेकर भारी संख्या में किसान हिसार पहुंचे थे। तारीख के जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं किसानों पे वो सब वापस होंगे। जो आज किसान शहीद हुआ है उसके लड़के को नौकरी दी जाएगी। तो जो पिछले केसेस हैं उन पे भी विचार किया जाएगा। जो 16 से पहले बिल्कुल जो व्हीकल टूट गए उसका मुआवजा। जो पुलिस प्रशासन और हरियाणा की बातें थी सर, उस पे क्या रहा? और वो अभी हिसार दे सारे केस हरियाणा हिसार में जो पुलिस पर्चे हुए किसानों के एजिटेशनों में हिसार में 1 महीने के बीच में वो सारे केस वापस होने हैं। वो जो कानूनी प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। जो 16 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है इसका पर्चा वापस होना 1 हफ्ते के बीच में प्रोसेस के होगा। उसका कैंसिलेशन का क्या होता है वो 1 हफ्ता में किया जाएगा। जितना व्हीकल टूटा है पुलिस ने तोड़ा है लाठी मार के, उनकी जो कंपोजिशन है जितनी नुकसान हुआ है वो सारे का सारा मुआवजा लेना है उनसे। ये 3 बातें मानेगी। ऐसे ही चलेगा। जहाँ पर इनका हरियाणा का कोई मंत्री शंत्री जाता है, कोई एमएलए जाता है, वो बात होगी उधर। वो भी हमारा प्रदर्शन रखने का अधिकार है, हमारे जमहूरी हक है लोकराज सिस्टम के अंदर। वो हम करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं। लेकिन एक बात प्रशासन की ये शर्त है कि तोड़पन नहीं होनी चाहिए। हमारी किसी भी एजिटेशन के अंदर कोई भी जथेबंदी ने कभी भी किसी जगह पर जाके तोड़पन की किसानों और प्रशासन के बीच सुलह हो गई है। इन सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। टाइम लिया जो हिसार वाले हैं 1 महीने का टाइम लग जाएगा। लीगल कोई प्रोसेस में। अच्छा, उन्होंने क्या सारे मामले वापस हो जाएंगे? हिसार वाले जो मामले 16 तारीख को हुए थे 16 में उससे पहले भी कुछ जितने भी 2-3 बने हैं 1 महीने के अंदर वापस हो जाएंगे। राकेश जी आप बोलिए, राकेश जी आप बताइए। बीच में बोले ये जो हिसार वाला मामला है यहाँ पे 16 तारीख वाले मामले और उससे पहले कुछ मामले होंगे 3-4 केस और उससे पहले वे स्टेज के किसी का होगा। तो ये है कि जो लीगल वो होती है ओपरेशन लेके यहाँ से जाकर 1 महीने के टाइम में पूरे वापसी हो जाएंगे। तो अब विश्वास है राकेश जी आपको, क्योंकि पिछली बार विश्वास क्या, हम क्या कहीं गिराएगा? अरे 10,000 मुकदमे भाई पूरे संगठन पे तो आंदोलन के दौरान के। ये कितने टोटल मुकदमे हैं जिनकी बात पता नहीं हमें। इन्होंने ये कहा था कि हमारा इतना सरकारी नुकसान हुआ है, इतने हमारे गोले चले हैं, उनका हिसाब तो हमें देना पड़ेगा, इसलिए हम वापस नहीं ले सकते, मुकदमे वापस नहीं ले सकते। ये तो आपसे सुना आईजी साहब ने गोली चलाने के जो गोले चले उनके पैसे ये अखबार में छपी हुई है। आज के अखबार में की तरफ से कौन बैठे 26 मई को किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें 12 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन की बात भी कही है। विज ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली विपक्षी पार्टियों से कहा कि ये किसानों के शुभचिंतक नहीं हैं, उनके लिए घातक साबित होंगे। वहीं सुरजेवाला पर भी जमकर निशाना साधा। मैं इन 12 विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी उनको वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा? एक बार भी उनको कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा? अगर ये उनके शुभचिंतक होते हैं तो ये बात वो जरूर कहते हैं। ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है। तो सुरजेवाला जी तो सटक गए हैं और बेतुके बयानबाजी करते हैं। सबके संस्कार हो रहे हैं। जितने कोविड पेशेंट हैं उनका म्यूनिसिपैलिटी ने जिस धर्म के हैं वो उस धर्म के मुताबिक संस्कार करवाए हैं। अब ये मतलब कि ऐसी त्रासदी के समय में बातें करना ये गैर जिम्मेदाराना है।
प्रदेश में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने करनाल जिले में संजीवनी परियोजना की शुरुआत की। जिले में इस परियोजना को डेलॉयट ग्लोबल के सहयोग से चलाया जा रहा है। बता दें कि परियोजना पीपीपी प्रोजेक्ट के तौर पर करनाल से शुरू हुई है। अच्छे परिणाम आने पर परियोजना को अन्य जिलों में विस्तार इसका किया जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने परियोजना की विशेषता भी बताई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना को लेकर हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है। प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। साथ ही सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है, जिसको मैं कहता हूँ, जिसको संजीवनी परियोजना, एक इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि सारे काम पहले से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्रेगमेंट्स ये सारा हम कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स की कमी नहीं है। लगभग 20,000 बेड्स तो हमारे ऑक्सीजन के बेड्स, चाहे उसमें वेंटिलेटर्स और आईसीयूज पहले से हैं, और उसमें आज पर्याप्त खाली भी हैं। और साथ ही जो कोविड सेंटर्स, जो कोविड के सेंटर्स हैं, उसमें भी अतिरिक्त 30,000 बेड्स ये हमने उपलब्ध करा रखे हैं लोगों को। अभी गाँव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से 30,000 बेड्स की व्यवस्था की गई है। फिर हमने ऑक्सीजन का संकट एक आया था, उसमें से भी पार पा लिया। तो हम अब घर घर में, शहरों में तो हमारी व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल वगैरह सारे पर्याप्त हमने बताया। गांव में भी हमारे जितने CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये बने हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते। अब धीरे धीरे गाँव में फैलना शुरू हुआ। अब कोविड गाँव में जब फैलना शुरू हुआ, तभी विचार आया कि हमको बिल्कुल नीचे डाउन लेवल पर हर घर में जाकर के लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तब हमने 8,000 टीमें, जिसमें आंगनवाड़ीज हैं, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर हमने एजुकेशन के कुछ लोग भी लगाए हैं, जो खास करके साइंस ग्रेजुएट्स हैं, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे करके 8,000 टीमें बनाई गई, ताकि घर घर जा करके हर व्यक्ति का वो, यानी प्रारंभिक जो जांच है वो करनी चाहिए। उसमें से अगर कोई लक्षण, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि उनमें से, यानी हमारे 6,500 गाँव में से लगभग 5,000 गाँव में हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, और वहां हमने 1100 के आसपास आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अभी लगभग 20 लाख परिवारों में हमारी टीमें जा चुकी हैं, आउट ऑफ 60 लाख फैमिलीज, और 80 लाख लोगों को उनको टेस्ट किया जा चुका है। ये टीमें लगातार काम कर रही है, बहुत दूर नहीं, 15 मई से ही हमारा ये काम शुरू हुआ। आज हम 24 मई, 8-9 दिन के अंदर ये सारा, यानी हमने काम किया। आने वाले 10 दिन के अंदर मैं समझता हूं कि स्पीड से चलेंगे, हम पूरी गांव की आबादी को, और उसमें हम कवर कर लेंगे। तो सपोर्ट मिली, कई विभागों ने सपोर्ट किया, यानी रोडवेज ने भी, हरियाणा रोडवेज ने कहा कि हमारे पास जितनी AC बसेस खड़ी हैं, या जितनी हमारी मिनी बसेस है, उनको आप एम्बुलेंसेस बना करके उपयोग करिए। 110 हरियाणा रोडवेज की जो मिनी बसेस है, उनको कन्वर्ट किया एम्बुलेंसेज में। 25 हमारी AC बसेस हैं, AC बसेस को 6-6 बेड्स लगा करके एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया, कि और कुछ नहीं तो 150 बेड्स इसमें हम लगाएंगे। ऑक्सीजन का जब संकट आया, तो इसमें एक विचार और बना कि हम लोग जहां ऑक्सीजन हमें, यानी प्राप्त होती है गैसियस फॉर्म, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन तो हम ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गैसियस फॉर्म की जो ऑक्सीजन है, दैट कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसलिए क्यों नहीं, कहते प्यासे के पास कुएं के ले जाओ। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को वहां जो गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन है, वहीं पर हॉस्पिटल बनाए। तो 2 हॉस्पिटल हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये बनाए गए हैं, कि एक पानीपत में, एक हिसार में, जहां गैसियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त है। हमने चैलेंजेस और भी हैं। एक चैलेंज है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं, वो भी एक चैलेंज है। एक चैलेंज है थर्ड वेव, ये भी एक चैलेंज जो बताया जा रहा है। मैं कहता हूं, आशा करता हूं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन हमेशा कहता हूं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। अगर मानो थर्ड वेव आती है और इससे ज्यादा भयंकर आती है, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। आज इस कोविड-19 के सारे सिस्टम को, इसमें से लोगों को बाहर निकालना, जिसके लिए आज ये कार्यक्रम जो सारा किया गया है।
तो वहीं अनिल विज ने लॉकडाउन में ढील देने पर बोलते हुए कहा कि पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। जब तक 5% ना आ जाए तब तक पूरी तरीके से ढील नहीं दी जा सकती। ब्लैक फंगस को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। पॉजिटिविटी रेट है अभी 9% के पास है। जब तक वो 5 से नीचे ना आ जाए तब तक ज़्यादा ढील दी नहीं जा सकती है। तो ये भी दुकानदारों की इच्छा को देखते हुए थोड़ा टाइम खोलने की इजाज़त दी है। वरना अभी आप देखें दिल्ली में लॉकडाउन है पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है पूरी तरह से। तो सब कुछ सोच समझ के ही किया जा रहा है। केंद्र से अब जैसे जैसे उनके पास आ रही है सारे प्रदेशों में वो दे रहे हैं। और परसों हमें 550 वाइल्स आई थी, उससे पहले 600 वाइल्स हमने खुद अरेंज की थी। तो पॉजिटिविटी रेट है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए विशेष कैंप लगवाया। विधानसभा में यह कैंप अगले 4 दिनों तक चलेगा। यहां पर रोजाना 150 कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को वैक्सीन लगेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यह कैंप लगाया गया है। वहीं उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में कोविड पेशेंट से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले पर बोलते हुए कहा कि वो खुद प्राइवेट अस्पताल में जाकर चेकिंग कर रहे हैं। जहां भी ओवरचार्जिंग की शिकायत मिली उस पर सरकार ने एक्शन लिया है। कहा था कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन कुछ जो लोग जिन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया उनका हम यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन के बिना कोई वैक्सीनेशन हम अलाउ नहीं। सर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? तो ये यहाँ पर कोविशील्ड जो है वो वैक्सीन यहाँ पर सभी को लगाई जा रही है। और मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन के पश्चात निश्चित तौर पर जो मन के अंदर डर है, कोरोना का जो प्रभाव है, कोरोना का जो इफेक्ट है, वैक्सीनेशन होने के पश्चात वो कम होगा और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी वो अधिक एफिशिएंटली काम कर सकते। शिकायत मेरे पास आई थी और शिकायत के पश्चात मैंने वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के खुद निरीक्षण किया, खुद जानकारी ली कि किस प्रकार से बिलिंग हो रही है, किस प्रकार से चार्जिंग हो रही है। और वहाँ देखने को मिला कि जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सरकार की कोविड की चार्जिंग की गाइडलाइंस, उनको काफ़ी जगह के ऊपर फ्लोट किया गया है। काफ़ी जगह के ऊपर सरकार के रेट से ज़्यादा चार्ज किया गया। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से चर्चा की, और मुझे बड़ी खुशी है कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और जिसको जो एक IAS ऑफिसर, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर जो हैं उसको हेड कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि कमेटी पूरे तथ्यों के आधार पर उसकी जांच करेगी और जो भी कोई दोषी है। यमुनानगर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह देखा जा रहा है। जिले के 110 साल के व्यक्ति वैद्य रामलाल ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने वैद्य रामलाल, उनके परिजन नरेश उप्पल और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया से विशेष बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। वैक्सीनेशन का शुभारंभ है तो आज हमारे पास यमुनानगर के वैद्य रामलाल जी हैं जो कहते हैं कि 110 साल का आज वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। उन जानते हैं उन्हीं की जुबानी कैसा लग रहा है उनको। सर नमस्कार। कह रहे कैसा महसूस कर रहे हैं आप इंजेक्शन लगाने के बाद? कोई फर्क तो नहीं पड़ा? कोई लगा तो नहीं कुछ? ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ठीक। तो ये हमारे साथ उनके परिजन हैं नरेश उप्पल जी, ये बताएंगे किस तरह से इनका
जो उठना बैठना है, या कैसी दिनचर्या रहती है? ये इनकी बिल्कुल अपने आप इंडिपेंडेंट है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है इनको। अपने आप उठ के सारा स्नान वगैरह, कहीं भी जाना आना है तो अपने आप अपनी लाठी पकड़ के चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी तरह की भी। तो जैसे वैध है तो लोगों को दंड भी करते हैं? बिल्कुल देखते हैं जी, अभी तक अब कोरोना का थोड़ा सा परहेज रखते हैं, अदरवाइज देखते हैं। अभी भी अंदर से बाहर से कोई बता देता है, फिर अंदर जाके बच्चे पूछ के और सारा डायग्नोज, सारा उसका इलाज करते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है CMO डॉक्टर विजय दहिया जी। वो उनसे थोड़ा ये जानेंगे, जैसे इनकी 110 साल की एज है, तो कोरोना वैक्सीन का किस तरह का असर या क्या एहतियात बरत रहे सर? देखिए, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पे हमारे युवा वर्ग बहुत उत्साह के साथ वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कि आज हमने देखा जो क्लेम्ड एज है वो 110 साल की है, और आधार पर भी 104 साल की है, और शरीर से भी काफ़ी बुजुर्ग लगते हैं, और ये भी बड़े उत्साह के साथ इन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है। तो जो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक प्रचार था, जो भ्रांतियाँ थी, वो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में दूर हो चुकी हैं। लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं, और इस महामारी का यदि हमने अंत करना है तो उसके लिए यही एक सार्थक माध्यम है कि जल्दी से जल्दी लोग अपनी पात्रता के अनुसार वैक्सीनेशन कर लें, ताकि हम इस महामारी के जो संकट से इससे उबर सकें और इससे बाहर निकल सकें। सर, जैसे इनका एज 110 साल है क्लेम, इनको कुछ खास एहतियात रखना पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आज हमने यहाँ पे कोवैक्सीन लगाई है, तो इसमें किसी भी तरीके की नहीं, और आधे घंटे तक जो भी जिसको भी वैक्सीनेट किया जाता है उसे हमारी जो है टीम अपनी निगरानी में रखती है, और उसके बाद भी लगातार हमारी जो टीम है उन व्यक्तियों को जिनको वैक्सीनेशन किया जाता है उनके हमारे संपर्क में रहते हैं। अभी तक भी ज़िले में किसी को भी कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कोई सीरियस रिएक्शन नहीं हुई है। इससे ये साबित हो जाता है कि हमारे ज़िले में जैसे 2,41,000 से ज़्यादा डोज लग चुके हैं लोगों को, किसी को किसी तरीके की रिएक्शन नहीं हुई है। तो वैक्सीन बिल्कुल जो इंडिजिनस वैक्सीन है हमारी, वो बिल्कुल सेफ़ है। तो अपनी पात्रता के अनुसार लोगों को आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए थे, अब लोग आने लगे हैं। यमुनानगर में आप देख सकते हैं जिस तरह से 110 साल के वैद्य रामलाल जी ने वैक्सीन लगवाई है, लोगों की कतार भी लगी हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। CMO डॉक्टर विजय दहिया ने भी कहा है कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है जिले में, इसलिए हर आदमी को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। खबर सोनीपत से, जहां पर प्रशासन कोरोना महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं अब सामाजिक संगठनों ने अलग अलग स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर मास्क लगाए हैं। सामाजिक संगठनों ने बस अड्डे चौक पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल और सेक्टर 14 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चेहरे पर मास्क लगाया है, ताकि लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा सके। जी भाई साहब बताइए। आज हमने एक मुहिम शुरू करी है इस कोरोना महामारी के बीच में। कि भाई जितनी हमारी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, हमने सभी प्रतिमाओं पर हमने आज मास्क, स्पेशल मास्क बनवा कर लगाए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि भाई सभी मास्क लगाएं, घर पर अच्छी तरह रहें, हाथ धोएं, और जो दुनिया में जो कराई आई है इससे बचने के लिए यही उद्देश्य है कि 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगाएं। आज ये मास्क देखकर शायद हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा ये जरूर समझेगा कि मास्क सबसे जरूरी है। तो कितनी प्रतिमाओं पर ये मास्क लगाए गए हैं? सोनीपत में 9 की 9 प्रतिमाओं पर हमने मास्क लगाए हैं, और जो भी जितना भी हमारे से होगा समाज के प्रति हम वो करेंगे। बहुत बड़े साइज के बनाए, क्योंकि सोनीपत के अंदर 9 मूर्तियाँ हैं जो पूरे सोनीपत को कवर करती हैं, और वो पूरे सोनीपत के अंदर एक हमने ये जो मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम के माध्यम से हम आम जनता को, सोनीपत की जनता को संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि आज की जो महामारी का जो बातें चल रही हैं, जो हो रहा है, जो लोग दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है, लेकिन ठीक भी हो रही है, ऐसी बात नहीं कि मृत्यु हो रही, ठीक भी हो रही है। लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए। उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर देखते हुए हमने, महावीर जी ने और हमने मिल करके, और सारी टीम ने, नितिन जी ने और हमारे साथी दीपक जी हैं, इन्होंने सभी ने मिल करके एक मुहिम बनाई, एक मास्क बनाया बड़े साइज के, ताकि सोनीपत की 9 जो हमारी मूर्तियाँ, महान महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, उनके चेहरे पर हमने जो मूर्तियाँ लगाई हैं, ये लगाए, मास्क लगाए। मास्क का आज कोरोना को लेकर के सबसे विशेष महत्व है।
हरियाणा सरकार की तरफ से लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट देकर एक हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइंस के बाद सुबह से ही बाजारों में स्थित दुकानें खोल दी जा सकेंगी। पंचकुला में ऑड इवन फॉर्मूले के जरिए दुकानें खोली गई। हालांकि इस दौरान कई ऐसी दुकानें भी खुली मिली जिनको अनुमति नहीं दी गई है। हमारे सहयोगी विपिन परमार की खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक लॉकडाउन इंपोज किया गया था और कल उसकी जो मियाद थी 24 मई तक वो समाप्त हो रही थी। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से इसे एक्सटेंड किया गया है एक हफ्ते के लिए। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तौर पर एक हफ्ता और जो है इसे एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं वो दी गई हैं। आप देख सकते हैं आज बाजार जो है एक बार फिर से गुलजार हैं, क्योंकि जो रिलैक्सेशन दी गई है उसमें ऑड इवन के हिसाब से जो है वो दुकानें खोली जा सकती हैं। तो ऐसे में जो नॉन इसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल शॉप हो, कपड़ों की दुकान हो या फिर बाकी चीज़ें हों, सलून वगैरह, वो भी यहाँ पर खुली हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय हम सेक्टर 9 की ये जो बूथ मार्केट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तमाम दुकानें यहाँ पर एकदम से खुल गई हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या तो लोगों को समझाया नहीं गया या तो लोगों को बताया नहीं गया है। आप देख सकते हैं ये मिनी मार्केट है, इसके अंदर बड़ा ही कंजस्टेड एरिया रहता है, प्रॉक्सिमिटी लेवल जो है वो बेहद कम रहता है। ऐसे में आप देख सकते हैं लोग जो है वो अपनी बाइक्स वगैरह ठीक करवा रहे हैं, सलून में कटिंग जो है वो चल रही है, तमाम तरह की ये दुकानें जो है इलेक्ट्रिकल शॉप पर जो गैजेट्स खराब हैं उनको ठीक कराया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये कहना था कि ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। ऐसे में जो जानकारी है आप देख सकते हैं, ये सलून की दुकान के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं पालित होता नजर नहीं आ रहा। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि कंजेस्टेड दुकानें हैं, ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं या तो प्रशासन की ओर से जानकारी नहीं दी गई है या दुकानदारों को जानकारी इस बाबत जो है वो पहुंची नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी तमाम दुकानें आप जो है वो सेक्टर 9 के इस तमाम जो मार्केट है, बूथ मार्केट, उसके अंदर की खुली दिखाई दे सकती हैं आपको। नॉन इसेंशियल सर्विसेज, ये खिलौनों की दुकान आप देख सकते हैं, इसी तरह से तमाम तरह की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और ये तमाम जो मार्केट है वो ओपन हो चुकी है। भाई साहब, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोलनी थी, क्या जानकारी थी आपको कि ऑड इवन? जानकारी नहीं है, अभी कोई आया नहीं, हमें पता नहीं थी। तो ये सारी दुकानें खुल चुकी हैं? अभी तो सोच में सब, किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे खुलेगी, कोई अभी निर्देश नहीं हमें पता। कोई निर्देश नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान है। भाई साहब, कब से बंद पड़ी थी दुकान? दुकान हो गई 25 दिन हो गए कम से कम। तो आज क्या पता चला था आपको दुकान खोलने के लिए? आज हम एक्चुअल में हम आए अभी हैं, इसलिए हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हमें कहा चलो पहले आके मार्केट में देखते हैं इसकी सिचुएशन क्या है, उसके बारे में फिर बात करते हैं। सबने खोल दी तो आपने भी खोल दी? हाँ, मैं भी जस्ट अभी सर आ गए थे हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी आदेश है उसके हिसाब से 7 से 12 ऑड इवन के हिसाब से, यानी कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर जो है सरकार की ओर से रिलैक्सेशन जरूर दी गई है कि ऑड इवन हिसाब से जो है वो दुकानें खुलेंगी। तिथि के आधार पर जो तिथि होगी उसी हिसाब से ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो लागू होगा। लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ उलट है। लोग मार्केट में सुबह देखने आए क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि रिलैक्सेशंस दी गई हैं, रियायतें दी गई हैं, लेकिन रियायतों के बारे में जानकारी जो है वो संपूर्ण रूप से दुकानदारों को नहीं दी गई और यही कारण है कि पंचकुला का ये पूरा बाजार जो है वो गुलजार हो चुका है, सेक्टर 9 के अंदर की इनर मार्केट। और ऐसी परिस्थितियों में ऑड इवन फार्मूला जो कहा गया था कि लागू होगा, ऑड इवन फार्मूला के तहत ही दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में तस्वीर यहाँ पर कुछ उलट दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो लोगों को जानकारी है कि ऑड इवन फार्मूला लागू होना था और ना ही प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है कि ऑड इवन फार्मूला के तहत दुकानें जो हैं वो खोली जाए। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला, सेक्टर 9। इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।